नमस्कार दोस्तों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। आज हम वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के पहले चैप्टर में, जिसमें पोस्ट कॉलोनियल से एस्पायरिंग वर्ल्ड पावर बनने की भारत की जो विदेश नीति है उसके दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से परमाणु नीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न है, भारत की विदेश नीति पर परमाणु परीक्षणों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब हमको पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे। विश्व में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। जब परमाणु ऊर्जा के बारे में बात हुई थी तो परमाणु ऊर्जा सृजन के लिए यानी ऊर्जा की पूर्ति के लिए परमाणु का उपयोग करने की बात हुई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग इस प्रकार से होगा ऐसा कल्पना तो की जा सकती थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। एक अमेरिका के द्वारा ये किया गया पहला प्रयोग था। उसके बाद चाहे रूस हो फिर चीन हो, उन्होंने लगातार परमाणु बम बनाने के अपनी फैक्ट्रियों को आप कह सकते हैं कि लगातार परमाणु बम बनाते रहे और परमाणु हथियारों को अब बढ़ाते रहे। तो हम यहाँ पर केवल बात भारत की करेंगे, इंडिया की करेंगे। हमारे लिए परमाणु मुद्दा जो है वो पूरी तरह से एथिकल था, यानी नैतिक था। नैतिक क्यों था? क्योंकि परमाणु का उपयोग विनाश और विकास दोनों के लिए किया जा सकता है। भारत हमेशा विकास के लिए खड़ा होता है, विनाश के लिए नहीं। इसीलिए भारत प्रारंभ से ही यानी स्वतंत्रता के बाद से ही हथियारों की कमी के पक्ष में रहा है, चाहे वो परमाणु हों या अन्य प्रकार के हथियार हों जिसको डिसआर्मामेंट कहते हैं। तो भारत के लिए परमाणु मुद्दा कैसा है? नैतिक मुद्दा रहा है और भारत हमेशा से परमाणु हथियारों की कमी का पक्षधर रहा है। जैसा हमने कहा, भारत ने परमाणु ऊर्जा को विकास के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए लगातार प्रयास किया है, कहा गया है। इसी संदर्भ में हमारे देश के जो परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जा सकते हैं, होमी जहांगीर भाभा ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा देश के विकास में सहायक हो सकती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा को फ्री हैंड दे करके 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी शुरू किया, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की शुरुआत हुई। भारत हमेशा से चाहता था कि विश्व परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति उद्देश्यों के लिए करे, ऊर्जा के रूप में करे, ताकि अन्य ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर निर्भरता कम हो। और परमाणु ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाए। लेकिन साथ साथ में जब देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो 5 देश हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अपना रहे हैं। किसको लेकर के? परमाणु तकनीकी को लेकर के। वो न तो परमाणु तकनीक को अन्य देशों को दे रहे हैं और खुद परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु का प्रयोग विध्वंसक रूप से यानी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी लगातार परमाणु हथियारों का विकास कर रहे हैं।
उसी बीच में 16 अक्टूबर 1961 को चाइना ने लखनऊ में अपना परमाणु परीक्षण किया। इससे भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री बैलेंस है यानी सैन्य संतुलन है वो बिगड़ गया। साथ ही 1962 का चीन का युद्ध हुआ था तुरंत ही। उसके बाद 64 में जब परमाणु परीक्षण चाइना ने किया, 1965 में पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हुआ और 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। चीन और पाकिस्तान दोनों मिले हुए दिखाई देने लग गए, तो भारत को चिंता होने लग गई कि कहीं हमारे पड़ोसियों से हमें संकट ना हो जाए, क्योंकि लगातार भारत ये समझता है कि किस प्रकार से शक्ति की पूजा होती है। अगर आप शक्तिशाली देश हैं तो फिर दूसरे देश आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं, आर्थिक संबंध भी उसी आधार पर बनाते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों की मंशा को ध्यान में रख करके पश्चिम के देशों ने एक योजना बनाई कि कोई दूसरे देश यानी जो 5 सुरक्षा परिषद के देश हैं उन देशों के अलावा कोई भी परमाणु परीक्षण न करे। इसके लिए NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि डिजाइन की गई, उसको अपनाया गया। 5 मार्च 1970 को उसको लागू किया गया। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत इसको साइन नहीं करेगा, इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है। भारत का मानना था कि परमाणु बम भारत के लिए 2 चीज़ें उपलब्ध कराएगा। एक तो सुरक्षा की भावना, सुरक्षा प्रदाता होगा, साथ ही साथ हमारी इमेज को बिल्ड करेगा, हमारी प्रेस्टीज, हमारे सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। यानी सुरक्षा प्रदाता और प्रतिष्ठा निर्माता का काम करेगा परमाणु परीक्षण। इसी को ध्यान में रखते हुए स्माइलिंग बुद्धा नामक एक ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन पोखरण के प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए जिसका नाम दिया गया था। 1974 में परमाणु परीक्षण भारत ने किया। इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा हो हल्ला इसका नहीं किया। अब हम समझेंगे कि परमाणु परीक्षणों के प्रभाव क्या रहे। अब पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन जैसे देश और पश्चिम के अन्य देश, चाहे वो अमेरिका हो, अन्य देश, उन सब ने भारत पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे प्रतिबंध लगे। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुल करके खेल सके, तो हमने अपने परमाणु परीक्षण तो हमने बना लिया, हमने अपने परमाणु परीक्षण के माध्यम से अपना आत्मविश्वास तो बढ़ा लिया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसको प्रचारित नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया ने जान लिया कि भारत के पास परमाणु बम है। लंदन सप्लाई ग्रुप आपूर्ति समूह, लंदन आपूर्ति समूह ने प्रतिबंध लगाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नियंत्रित किया और NPT यानी नॉन प्रोलिफरेंस ट्रीटी पर यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव लगातार बना। लेकिन भारत ने फिर भी उस पर साइन यानी हस्ताक्षर नहीं किए, उसको स्वीकृति नहीं दी। उसी क्रम में 1996 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत CTBT अर्थात कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाई गई। लेकिन भारत ने सिरे से नकार दिया कि हम इस CTBT पर साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जो है वो नैतिक मुद्दा है। भारत ने हमेशा से कहा है
पहले आप अपने हथियारों को ख़त्म करो, पहले आप अपने यहाँ जो परमाणु जखीरा खड़ा किया है उसको समाप्त कर दो, उसके बाद हम कर देंगे, नो इशू। लेकिन उसके बाद 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत न कमज़ोर है, न ही वो है किसी से डरता है, न ही उसकी विदेश नीति किसी के प्रभाव में चलती है। भारत आर्थिक, तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी अपने बल पर आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार का संदेश परमाणु परीक्षण द्वितीय यानी 1998 में दिया। उस समय बहुत सारे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। भारत की विदेश नीति में यहाँ पर बहुत बड़ा एक मोड़ आता है, जिसको कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन आता है। हम केवल परमाणु परीक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बात को कहेंगे कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब प्रतिबंध लगाए गए तो भारत के जो कभी निवासी रहे हैं, जिसको हम PIO कार्डधारी कहते हैं, नॉन इंडियन रेसिडेंट्स कहते हैं, NRI कहते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियंस कहते हैं, वो सभी भारत की सरकार के आह्वान के बाद भारत को सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हुए। और हमें पता है कि भारत ने जब फिर बाद में जब सुनामी आई उसके बाद भी बहुत सारा धन जो है भारत के निवासी जो कभी भारत में इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी भारत में पैदा होते थे और बाद में बाहर बस गए, वहाँ जाके संपन्न हो गए, उन्होंने बहुत सहयोग किया। 1999 का कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद बहुत सहयोग किया। तो भारत के बाहर रह रहे भारतीयों के द्वारा जो सहयोग किया गया उसने भारत की विदेश नीति को ज़बरदस्त बूस्ट दिया, भारत की विदेश नीति को एक ऊर्जा प्रदान की और भारत की विदेश नीति में आत्मविश्वास आ गया। क्योंकि भारत के लोग विश्व भर के प्रत्येक देश में एक अच्छी संख्या के साथ अच्छी पोजीशंस पर यानी अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे पदों पर हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं, ऐसा देखने को मिला। और आज हमें पता है कि भारतीय जहाँ भी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं और भारत को सपोर्ट करने, समर्थन करने की बात कहते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में 2003 में इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आई, यानी भारत की परमाणु सिद्धांत बना, जिसमें दो मुख्य बातें कही गई। दो मुख्य बातें हैं, क्रिएटिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंट यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट यानी न्यूनतम जो हमारे परमाणु नीति है उसका हम न्यूनतम उपयोग करेंगे, साथ ही साथ मेंटेनिंग अ पोजीशन ऑफ नो फर्स्ट यूज़ यानी हम पहले प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है यानी परमाणु सिद्धांत है, उसमें दो बातें विशेषकर कही गई जो हमारे विदेश नीति पर भी परिलक्षित होती हैं। यानी हम किसी देश के पहले हम उपयोग नहीं करने वाले, लेकिन हमारे ऊपर कोई परमाणु शक्ति का उपयोग करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले भी नहीं हैं। स्पष्ट संदेश है। तो पूरी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति को परमाणु नीति जो है भारत की वो प्रभावित करती है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आज भी लगातार, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तब भी लगातार इस पर चर्चा हो रही थी, चर्चा होती रहती है कि भारत की परमाणु पॉलिसी यानी भारत अपने आप को परमाणु फ्री, न्यूक्लियर फ्री यानी परमाणु मुक्त देश घोषित करे और अपने हथियारों को नष्ट कर दे, लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। लगातार प्रयास रहता है भारत NPT और CTBT पर साइन करे, लेकिन भारत ऐसा करने वाला तब तक नहीं है जब तक दूसरे देश भारत के अकॉर्डिंग अपने यहाँ के हथियारों को समाप्त नहीं कर देते हैं। तो भारत ने दिखा दिया कि किस प्रकार से पश्चिम के देशों को, पश्चिम का जो वर्चस्व था, पश्चिम का जो आधिपत्य था,
उसको समाप्त किया और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है। भारत ने अपने आप को परमाणु परीक्षणों के माध्यम से एस्पायरिंग वर्ल्ड पावर के रूप में, यानी विश्व शक्ति की महत्वाकांक्षा के रूप में सामने लाया है। और अब भारत का विजन हमेशा से जो रहा है, जो पंचशील सिद्धांत कल हमने आपको बताए थे, और उसके साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, नॉन एक्सप्लोटेटिव ग्लोबल रिलेशंस, इस प्रकार के, यानी कोई किसी का शोषण नहीं करे, वैश्विक स्तर पर आपसी सम्मान बना रहे, आपसी सहयोग बना रहे, और जो संसाधन है विश्व में उनका जो वितरण है, उनका आवंटन है, वो समानता के आधार पर हो और साथ साथ शांति के साथ पूरे विश्व में लोग आपस में रहें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की न्यूक्लियर टेस्ट ने, यानी भारत का जो परमाणु परीक्षणों ने भारत की विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। भारत की शक्ति को, भारत की जो जिसको कहते हैं कैपेबिलिटी, क्षमताओं को बढ़ाया है। न केवल उससे सैन्य मिलिट्री अफेयर्स बढ़े हैं, सैन्य संबंध बढ़े हैं, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में सामने आया है। ये था आपका दूसरा प्रश्न, यानी भारत के परमाणु परीक्षणों का विदेश नीति पर प्रभाव। तो हमारी विदेश नीति कैसी रही आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम कल देने वाले हैं, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी कराएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।